गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी जिला मुरादाबाद में की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 11 के विषय व्यापारिक संगठन के अंतर्गत अध्याय 2 व्यवसाय तथा व्यावसायिक संगठन की बात करेंगे। व्यवसाय तथा व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं की बात करेंगे। मानवीय क्रियाएं यानी ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन मतलब व्यक्ति, लोग, पीपल्स, वो कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं वो मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। जो मानव द्वारा क्रियाएं की जाती हैं वो मानवीय क्रियाएं की जाती हैं। तो मानव अपने जीवन में बहुत सी क्रियाएं करता है, तो उन्हीं क्रियाओं की व्याख्या आज इस चैप्टर में की जाएगी। तो मानवीय, क्योंकि ये व्यावसायिक संगठन है तो उससे रिलेटेड ही कुछ बात की जाएगी। तो मानवीय क्रियाएं, मानव कौन कौन सी क्रियाएं करता है। व्यवसाय की दृष्टि से मानव 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, जिसमें पहली है आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, और दूसरी है अनार्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं। तो मानव द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वो 2 प्रकार की क्रियाएं यहां पर निकल कर आई हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। मनुष्य द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना, रुपए पैसे कमाना होता है, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, और इसके उल्टा मनुष्य की ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, अनार्थिक मतलब जो पैसों से संबंधित ना हो। तो आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य का उद्देश्य धन कमाना होता है, अनार्थिक क्रियाओं में मनुष्य का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। अब आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक क्रियाओं को बांटा गया है, ऐसे बहुत सारी हैं, यहाँ पे हम कुछ ही टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले व्यवसाय, दूसरा पैसा, तीसरा सेवा। व्यवसाय, पैसा, सेवा, ये अनार्थिक क्रियाओं को यहां 3 भागों में मैंने लिखा, व्यवसाय को, पैसे को और सेवा को। अब व्यवसाय में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें आता है व्यापार, उद्योग, वाणिज्य। व्यापारिक क्रियाएं जो होती हैं वो व्यापारिक क्रियाएं हैं, उद्योग है, वाणिज्य है, सारा का सबका धन उद्देश्य धन कमाना होता है। इसके अतिरिक्त इसमें वितरण की क्रियाएं और शामिल की जाती हैं। वितरण क्रियाएं, वितरण क्रियाओं का मतलब होता है जिनके द्वारा उत्पादन को मार्केट में पहुंचाया जाता है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। यातायात, बैंक, डाकघर, ये सारी चीजें वितरण की क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो व्यवसाय, उसमें व्यवसाय में कौन कौन सी चीजें, यहाँ व्यापार, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा। व्यवसाय में व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, वितरण क्रियाएं। पैसा, पैसा क्या होता है। पैसा होता है कि जिस कार्य को करने के लिए किसी विशेष ज्ञान या विशिष्ट नॉलेज की आवश्यकता हो, विशेष पढ़ाई की आवश्यकता हो, वो पैसे के अंतर्गत आते हैं। जैसे डॉक्टर, वकील, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। पैसा, क्या कोई डॉक्टर बिना डिग्री के बन सकता है। मैं झोला छाप की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर की पढ़ाई की तो डॉक्टरी पढ़ के ही होती है, एमबीबीएस और भी बहुत सारे कोर्स हैं। वकील एलएलबी करके, सीए का कोर्स करके। तो मतलब कोई ऐसा कार्य, ऐसा जो आप कार्य जिसके लिए आपने कोई विशेष पढ़ाई की हो, विशेष ज्ञान अर्जित किया हो, वो पैसे के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसमें पैसा के अंतर्गत ये आती हैं। सेवा के अंतर्गत, सेवा, यहाँ पे व्यवसाय में वस्तुओं को बेचा जाता है, यहाँ डॉक्टर को विशेष पढ़ाई करके अपने डॉक्टर बनते हैं। सेवाएं क्या होती हैं। सेवाएं वो होती हैं जैसे नौकरी के अंतर्गत आती हैं। नौकरी के अंतर्गत कोई अधिकारी, अध्यापक, हम भी सेवा के अंतर्गत ही आते हैं। यानी जो कोई वस्तु नहीं बेचते, जो वस्तु नहीं बेचते, अपनी सेवाएं बेचते हों,
ठीक है, हम कोई वस्तु नहीं बेचते, टीचर हैं, हम वस्तु नहीं बेचते लेकिन अपनी सेवाएं बेचते हैं, तो ये सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना ही होता है। व्यवसाय के अंतर्गत इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना होता है, और पेशे के अंतर्गत इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना होता है, और सेवा के अंतर्गत नौकरी आदि जो अधिकारी जितने भी नौकरी करते हैं लोग, वो उनका सबका उद्देश्य सेवा के अंतर्गत ही आता है, जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। उसके बाद अनार्थिक क्रियाओं में कौन कौन आता है? समाज सेवा, देशभक्ति, दान, धार्मिक कार्य, बहुत से हैं आदि। ठीक है, मान लीजिए कोई नर्स है, नर्स हॉस्पिटल में पेशेंट की देखभाल करती है, तो वो क्यों करती है? वो इसलिए करती है ताकि उसको अर्निंग होती है, वो कमाती है कुछ। लेकिन वही नर्स यदि घर पर अपने हस्बैंड की या अपने घर में किसी की और सेवा करती है, तो उसका उद्देश्य वहां धन कमाना नहीं होता। काम एक ही है लेकिन उसका वहां उद्देश्य बदल गया। हॉस्पिटल में तो वो नर्स है, कमा रही है, लोगों की सेवा करके सब अपनी सेवाएं दे रही है, तो वो तो आर्थिक क्रियाओं में आएगा। लेकिन वही नर्स जब घर पे अपनी सेवाएं देती है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? अनार्थिक क्रियाओं में आता है। अनार्थिक क्रियाओं में वे क्रियाएं जैसे समाज सेवा, देशभक्ति, दान, धार्मिक कार्य आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम व्यवसाय की थोड़ी और बात करेंगे। व्यवसाय और पैसा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बात आगे बढ़ाएंगे हम आगे। व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय की विशेषताओं की बात करेंगे हम यहाँ। व्यवसाय की विशेषताएं और पैसों की विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी इस वीडियो में ऐड किया है। तो व्यवसाय की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली इसकी विशेषता होती है जोखिम। जोखिम क्या होता है? यदि किस कार्यों में जोखिम ना हो तो कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, यानी कि व्यवसाय में लाभ तो होते ही हैं, लेकिन लाभ के साथ साथ उसके साथ एक शब्द और जुड़ा है, हानि। यदि व्यवसाय में हानि ना हो तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाए। वो काम इसलिए आगे नहीं बढ़ा पाता, उसे ये लगता है कि यार ये कहीं नुकसान ना हो जाए। तो जोखिम है जो हर व्यवसाय में होता है। जितना अधिक रिस्क होता है उतना ही अधिक उसको लाभ होता है। कहा भी गया है कि बेनिफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क, यानी लाभ जोखिम का पुरस्कार है। यदि आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आपकी लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि उसमें जोखिम ना हो। तो व्यवसाय के साथ क्या जुड़ा है? जोखिम। आप कार्य तभी कर सकते हैं जब आप उस कार्य को करने का जोखिम उठा सकें, अन्यथा आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। व्यवसाय की विशेषता के अंतर्गत दूसरा है विनिमय तत्व। विनिमय तत्व, विनिमय तत्व मतलब व्यवसाय क्या है? व्यवसाय में वस्तुओं को बेचकर पैसे लिए जाते हैं, लेन देन चलता है। अगर लेन देन ही नहीं है तो व्यवसाय या व्यापार नहीं है वो। तो विनिमय तत्व का होना बहुत जरूरी है, यानी कि व्यवसाय के अंदर वस्तुओं के लेन देन आदान प्रदान किए जाते हैं, रुपए से, मुद्रा से। तो ये विनिमय तत्व के अंतर्गत आता है। व्यवसाय के अंतर्गत विनिमय तत्व भी एक इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, वो भी इसकी भी एक विशेषता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन कभी कभी हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं, कभी कभी सेवाओं भी इस व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। सेवाएं कौन सी? मान लीजिए किसी फैक्ट्री में माल तो बन के चला गया, लेकिन वो मार्केट में कैसे पहुंचे, उसके लिए हमें काय की सेवा लेनी पड़ेगी? यातायात की फैसिलिटीज लेनी पड़ेगी, और बैंक से बीमा, ये सारी चीजें हमें उसमें उसके लिए जरूरी है। तो ये वस्तुओं का तो होता ही है लेन देन, साथ साथ सेवाओं का लेन देन और होता है। उसके जो भी हम यातायात के साधन इस्तेमाल करेंगे उसके लिए भी हमें ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी नियमितता तथा निरंतरता।
नियमितता तथा निरंतरता, ये मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि व्यापार क्या होता है। व्यापार होता है किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना, लेकिन यदि उस क्रय विक्रय में नियमितता नहीं है तो वो व्यापार नहीं कहलाएगा। अगर मैं कोई वस्तु खरीद कर किसी दूसरे को बेच देता हूं तो ये मेरा व्यापार नहीं है, लेकिन यदि मैंने यही कार्य पकड़ लिया कि मैं वो वस्तु खरीदता हूं और दूसरों को बेचता हूं, खरीदता हूं बेचता हूं, तो ये इसमें क्या आ गया, नियमितता और निरंतरता आ गई, यानी ये एक व्यवसाय की विशेषता बन गई। ऐसे कार्य जिनमें नियमितता और निरंतरता नहीं होती वो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं होते हैं। इसलिए व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि उसमें नियमितता एवं निरंतरता हो। ठीक है, नेक्स्ट है उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का सृजन, सृजन शब्द को थोड़ा समझेंगे। सृजन शब्द का मतलब निर्माण से होता है। सृजन शब्द का होता है मतलब निर्माण से। निर्माण का मतलब वो वाला निर्माण नहीं, जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम उसको निर्माण कार्य बोल सकते हैं, लेकिन यदि हम किसी के अंदर गुणों का विकास कर रहे हैं या तो हम उसको उसके अंदर गुणों का सृजन कर रहे हैं, गुणों का निर्माण नहीं कर रहे। तो उपयोगिता का सृजन क्या है? उपयोगिता का सृजन, आप मार्केट से कौन सी वस्तु खरीदोगे जो आपके लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है? उपयोगी है ना। तो व्यवसाय का व्यवसाय का ये कार्य है, व्यवसाय की एक विशेषता है कि वो उन्हीं चीजों में व्यवसाय करना चाहता है जो कि उस समय उन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी होती हैं। अनुपयोगी वस्तुएं तो कोई भी व्यक्ति खरीदना नहीं चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति व्यवसाय क्यों करेगा। इस हेडिंग के लिए जो मैंने अब लिखी है, क्या लाभ प्रयोजन। यदि कह दिया जाए कि इस व्यवसाय में कोई लाभ नहीं है तो क्या व्यक्ति उस व्यवसाय को करेंगे? नहीं ना। व्यक्ति व्यवसाय करते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य जो होता है यही होता है कि लाभ कमाया जाए। कोई भी कार्य लाभ कमाने के ही लिए किया जाता है। यदि उसमें लाभ नहीं है तो वो कार्य उसमें नहीं किया जाएगा। तो इस व्यवसाय की विशेषता है कि उसका जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यदि लाभ कमाने के लिए हम व्यवसाय नहीं कर रहे, लाभ कमाने के लिए लाभ नहीं कमा रहे हैं हम और कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो वो व्यवसाय की श्रेणी में रखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इससे ही जुड़ा हुआ एक हेडिंग और है, सेवा भाव। ये दोनों व्यवसाय में होने बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई व्यापारी केवल लाभ को ही प्राथमिकता देता है और सेवा भाव उसके अंतर्गत नहीं है ग्राहकों के प्रति या दूसरे व्यापारियों के प्रति, तो व्यवसाय वो सफल नहीं हो पाएगा। उस व्यवसाय को भले ही उसका उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन सेवा भाव करते हुए लाभ कमाना होना चाहिए। यदि उस व्यवसाय में केवल लाभ ही कमाया जा रहा है, सेवा भाव को नहीं देखा जा रहा, तो वो व्यवसाय एक ना एक दिन कुछ समय पश्चात पतन की ओर चला जाएगा। तो भले ही लाभ कमाना हो लेकिन सेवा भाव करते हुए लाभ कमाना होना चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली दुकानों पर यदि ग्राहक जाते हैं तो कुछ सामान खरीदने से पहले दुकानदार कहता है कि भाई पानी लाओ या चाय भी हो गई, ये सेवा भाव ही है कि इधर बैठ जाइए, ठीक है, पंखा चला दो, ये सारी क्या है, सेवा भाव। यदि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे कि हाँ क्या खरीदना है, ये बातें करेंगे, तो भले ही हम लाभ कमा रहे लेकिन आगे सेवा भाव नहीं है तो वो ग्राहक दोबारा कभी दुकान पर आएगा ही नहीं। तो ये थी व्यवसाय की विशेषताएं। अब मैं बात करूंगा पेशों की विशेषताएं की। ठीक है, पेशे के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं उसकी बात करेंगे। पेशा मतलब कोई विशेष ज्ञान करके, विशेष ज्ञान कमाकर तब कोई कार्य किया जा रहा है लाभ कमाने के लिए, नोट कमाने के लिए, तो वो पेशा आता है। इसकी क्या क्या विशेषता है? सबसे पहला विशेषता है इसकी विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान, उस कार्य का ज्ञान होता है तभी वो कार्य कर पाता है। ठीक है, जैसे हम लोग टीचर हैं, क्या हम वकील के रूप में किसी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमें विशिष्ट ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसकी पढ़ाई LLB या LLM करना ही पड़ेगा, तब हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो पेशा के लिए विशिष्ट ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, दूसरा है इसका उद्देश्य भी सेवा ही होता है, सेवा भाव। यदि मान लीजिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उस डॉक्टर दवाई तो अच्छी देता है लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसके बाद से जो मतलब पेशेंट है वो कटने लगेंगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो भले ही वो पैसे के अंतर्गत आता है, लेकिन उस सेवा भाव उसके अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ईमानदारी एवं नैतिकता। पैसे के अंदर ईमानदारी और नैतिकता होनी चाहिए। ईमानदारी और नैतिकता आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में, कुछ डॉक्टर फर्जी बिल बनाते हैं या फालतू का इलाज करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो ईमानदारी और नैतिक कार्य नहीं है। ठीक है, कोई वकील है किसी को फालतू में गुमराह करता जा रहा है, केस चाहे मजबूत ना हो फिर भी उसको वो धोखे में रखता है कि आप लोग इसको जीत जाओगे, तो ये ईमानदारी और नैतिकता की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसका कार्य सेवा भाव के अंतर्गत आता है, पैसे के अंतर्गत आता है, तो उससे ईमानदारी और नैतिकता भी उसमें गुण होना चाहिए। ये भी इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है ज्ञान में वृद्धि तथा उसका उपयोग। कभी आपने डॉक्टर के मुंह यदि सुना हो या ना सुना हो, डॉक्टर अपने कार्य को ऐसा नहीं कहता कि मैं वो काम करता हूं, वो कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस का मतलब निरंतर प्रयोग होते हैं, जिससे वो और सीखता है। ठीक है, यदि कोई नया वकील है और कोई बहुत पुराना वकील है, तो उन दोनों के कार्यों में बहुत भिन्नता होगी। तो पैसे के अंतर्गत व्यक्ति जैसे जैसे कार्य करता जाता है, वैसे वैसे उसकी योग्यताएं बढ़ती जाती हैं, उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, और जैसे जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है तो वो उसको उसका हाथ का तो उपयोग भी करता है। ठीक है, तो पैसे के अंतर्गत प्रैक्टिस के जरिए व्यक्ति और आगे सफल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है ये इसकी, आचार संहिता। आचार संहिता। आचार संहिता क्या होती है? जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं उनकी संस्थाएं होती हैं। जैसे आपने यदि सुना हो उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग वकीलों के लिए, या ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग, ये भी वकीलों के लिए है। ठीक है, डॉक्टर्स की अपनी संस्थाएं हैं, डॉक्टर्स की जो उनकी एक संगठन है, संगठन कह सकते हैं इसको, जो संगठन है उसमें ये लोग अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये लोग अपने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही अपने कार्य को चालू करते हैं। यदि किसी वकील का रजिस्ट्रेशन बार काउंसिलिंग या ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग में नहीं है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक संगठन होता है जिसके द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो उस कार्य को करते हैं। तो उसकी एक आचार संहिता होती है, यानी कि जिसमें उसके नियम कायदे हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो वो एक उनका संगठन है, एक यूनियन है, जिसके आधार पर वो सारे कार्य करते हैं। आप देखते हैं किसी डॉक्टर के खिलाफ यदि कुछ होता है तो हड़ताल पे जब बैठते हैं तो मोस्टली बहुत यहाँ का डॉक्टर, वहां के दूर दूर तक के डॉक्टर बैठते हैं जो उसको जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका संगठन एक है, वो अपने संगठन की मानते हैं, तो वो सारा इसके आचार संहिता के अंतर्गत आता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही मैंने पढ़ाया मानवीय क्रियाएं, जिसमें आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं पढ़ाई। उसके अंतर्गत मैंने अतिरिक्त व्यवसाय और व्यवसाय के साथ साथ पेशे की विशेषताएं भी बताई हैं। इन दोनों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसमें टॉपिक में लिया है। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर 12 तक इसकी सभी विषय की वीडियो हम लोग यहाँ उपलब्ध आपको करा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।